हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उस लास्ट वीडियो में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। और प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, पढ़ा था ना हमने। प्रिज्म के बारे में जब पढ़ा था तो हमने प्रिज्म की परिभाषा देखी थी कि प्रिज्म होता क्या है वास्तव में। और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो प्रिज्म है इससे प्रकाश का प्रतिबिंब या अपवर्तन कैसे होता है या प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें, ठीक है। तो प्रिज्म के बारे में जब आपने पढ़ा और उसके बाद में प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपने कुछ व्यंजक प्राप्त किए थे। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के कुछ हमने व्यंजक प्राप्त किए थे। वो व्यंजक क्या क्या थे उनके बारे में हम देखें। जैसे एक तो हमारे पास में व्यंजक आया था n21 बराबर आया था हमारे पास में साइन, और ये था हमारे पास में डेल्टा m प्लस ए बटा 2 बटा साइन a बटा 2, ये था ना हमारे पास में, ठीक है। ये n21 का मान था। साथ में हमने n21 का एक मान और प्राप्त किया था, वो था हमारे पास में डेल्टा m प्लस ए बटा a प्राप्त किया था। इसके अलावा हमने डेल्टा m का मान हमने प्राप्त किया था n21 -1 और इंटू में क्या आ गया हमारे पास में a आ गया ना, ठीक है। ये थे हमारे पास में तीन व्यंजक। इन्हीं व्यंजकों को जब आपने आगे बोला था आपने ये बोल दिया था कि यदि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है तो उस स्थिति में n21 की जगह हमने n लिखा था। तो इस n21 की जगह आपने n लिख दिया था तो हमारे पास में क्या आ गया था, साइन n बराबर आ गया था साइन डेल्टा m प्लस a बटा 2 बटा साइन a बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से और इस व्यंजक का मान हो गया था n बराबर आ गया था डेल्टा m प्लस a बटा a, ठीक है। और डेल्टा m बराबर आ गया हमारे पास में n-1 इंटू में a, समझे आप मेरी बात। तो ये है हमारे पास में प्रिज्म से अपवर्तन के कुछ व्यंजक आपने प्राप्त किए थे। साथ में हमने ग्राफ भी बनाया था। विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य हमने ग्राफ खींचा था। देखो विचलन कोण यानी डेल्टा और आपतन कोण यानी आई के बीच में हमने ग्राफ खींचा था। और हमने बोला था कि शुरुआत में जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है और घटते हुए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण आ गया डेल्टा m, और न्यूनतम विचलन कोण कौन सी स्थिति में होता है, जब किसके I1 किसके बराबर होता है, I2 के, और बराबर हो जाता है I के, ठीक है। मतलब प्रारंभ में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान एक सीमा तक घटता है और घटकर न्यूनतम हो जाता है, और इसके पश्चात I में और अधिक वृद्धि करने पर विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लग जाता है और हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो अंग्रेजी के U अक्षर के आकार का प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल में भी है हमारे, जो आप 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे आपके उसके अंदर भी है। हमारे मेजर प्रैक्टिकल है, बड़ा वाला प्रैक्टिकल 10 नंबर का सवाल आता है। और जो पीछे आपने कांच की पट्टिका से अपवर्तन के बारे में पढ़ा था वो भी एक प्रैक्टिकल के अंदर था, हमारे प्रैक्टिकल के अंदर है, और वो छोटे सवाल के रूप में आता है, 5 नंबर का एक सवाल आता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। ये विवरण वो था जो आप कल पढ़ चुके हो, ये वो विवरण है जिसके बारे में आप कल चर्चा कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब इससे आगे कुछ टॉपिक्स पे हमें चर्चा करनी है कि भाई कैसे क्या हो सकता है और किस रूपरेखा में हमारे पास में क्या बिंदु प्राप्त होंगे हमें, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ये तो था हमारे पास में कल का वो टॉपिक जो आपने कल पढ़ा था। अब हम आगे वाले टॉपिक्स को देखते हैं। देखो, और ये प्रिज्म वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आपको बोला भी था कि इस टॉपिक पे लगभग एक 4 नंबर का यानी बड़ा जो सवाल है वो पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लेना। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत लगती है, इसमें इस डेरिवेशन में आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आपको नंबर भी बताए गए थे कि आप किसी भी विधि से हमें कमेंट करके या फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि भाई आपको किसी टॉपिक में दिक्कत लग रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब अगर हम आगे देखें तो अब हमारा जो टॉपिक है प्रिज्म वाले अपवर्तन वाले टॉपिक के बाद का हम टॉपिक देखें हमारे, तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण
या वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है आज के हमारे इस दिन का। देखो इन सभी चीजों को बताने के पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि जो विचलन कोण के बारे में आपने व्यंजक प्राप्त किया था, डेल्टा एम का जो व्यंजक प्राप्त किया था, जो हमारे पास में ये था n21 या n-1 कर लीजिए और इंटू में a, है ना। इसका मतलब ये है कि n जो विचलन कोण होता है डेल्टा, वो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ठीक है ना, है ना, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। अब अपवर्तनांक जो है ना, इसके बारे में एक बात और है, ये जो अपवर्तनांक होता है ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है ना। ये जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए भी अलग अलग होता है ना। इसलिए रंग अलग अलग होने पे विचलन कोण का जो मान है वो भी अलग अलग हो जाएगा। मैं सत्यापित करके बताऊंगा अभी आपको। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण वाले इस टॉपिक में आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या होता है और कैसे होता है, देखना। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण हमें देखना है या फिर वर्ण विक्षेपण हमें देखना है, तो इसके बारे में अगर अपन देखें क्या होगा और किस रूपरेखा में हो सकता है ये, है ना, हम आगे चर्चा करते हैं। देखो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ठीक है, देखो क्या होता है। देखो होता क्या है, श्वेत प्रकाश, पहले तो हमारा इसमें जो टॉपिक है वो श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखें, फिर उसके आगे के बिंदु पे हम लोग और चर्चा करेंगे। पहले हमें देखना है श्वेत प्रकाश क्या होता है। ठीक है, और श्वेत प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमें देखना है। श्वेत प्रकाश का मतलब है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, जो सूर्य से आपको प्रकाश मिलता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो क्या कहलाता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना, और श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? अपने 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। समझे आप मेरी बात को, है ना। तो ये है हमारे पास में श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश के बारे में आपने बोल दिया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है और यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसके बारे में अगर अपन देखें कि किस प्रकार से होगा, ये रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो श्वेत प्रकाश आपने देख लिया। अब श्वेत प्रकाश के आगे अगर अपन देखें कुछ बातों के बारे में, तो मतलब आपको श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखना है। और होगा क्या वास्तव में, हमने बोला कि सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना, और यह 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, और जब यह श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है, जब यह श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह अपने संघट्ट 7 वर्णों में टूट जाता है। मतलब ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जो 7 रंग थे ना, उन 7 रंगों में ये टूट जाता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। और ये जो परिघटना होती है क्या कहलाती है? ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है या फिर प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है। समझे आप मेरी बात। तो इसमें हमने क्या बोला था, सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है जो 7 रंगों का मिश्रण होता है। और जब यह श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ जैसे प्रिज्म पर आपतित होता है, तो जब यह श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ जैसे प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपने संघट्ट 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। और यह परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। और देखो जैसे ये हमारे पास में प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद हो गया। ठीक है, और इस प्रिज्म पर हमने कोई श्वेत प्रकाश आपतित किया है ना। ये जैसे हमने कोई श्वेत प्रकाश आपतित कर दिया, ये हो गया हमारे पास में श्वेत प्रकाश, है ना। और ये जो श्वेत प्रकाश है इसके बारे में अगर अपन आगे चर्चा करें, देखो ये था और यहां से क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया ना। लेकिन अपवर्तन के बाद में होता क्या है कि ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, ये जो श्वेत प्रकाश है ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देखो जैसे ये हमारे पास में हो गया एक प्रिज्म,
और इस प्रिज्म पर हमने ये कोई प्रकाश की किरण है जो आपतित कर रखी है और इसे इस पथ के अनुदिश जाना ही चाहिए था कायदे से तो, लेकिन यहाँ इसका हो जाता है अपवर्तन और अपवर्तन के बाद में यह अपने सातों रंगों में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार से आपको अपवर्तन के बाद में एक प्रतिरूप प्राप्त होता है रंगों का। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? ये रंगों का ये प्रतिरूप प्राप्त होता है हमें, है ना। और ये जो रंगों का प्रतिरूप है, इस रंगों के प्रतिरूप के बारे में भी कुछ बातें हमें पढ़नी है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को तो हमने देख लिया। अब एक बात ये ध्यान रखना कि वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों का जो क्रम होता है, वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों के क्रम को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के क्रम को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आप देखते हो, देखना देखो, वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के क्रम को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और प्रिज्म से प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये जो रंगों का क्रम आपको प्रिज्म से प्राप्त हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या बोला कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त वर्ण क्रम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? और ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है ये किसके अनुसार होता है? ये विबग्योर यानी बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार होता है। ठीक है ना। यह है बेंजानी हैप्पी नाला, बेंजानी हैप्पी नाला इनके अनुसार होता है। जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो विबग्योर। ठीक है। इसका पूरा क्या नाम हो गया? बेंजानी हैप्पी नाला का पूरा क्या नाम हो गया? बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। समझे आप मेरी बात? बैंगनी रंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉयलेट, वॉयलेट का वी आ गया। जामुनी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो, इंडिगो का आई आ गया। नीले को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू, ब्लू का बी आ गया। हरे का है का मतलब है हरा, हरे को बोलते हैं ग्रीन, तो ग्रीन का जी आ गया। पीला, पीले को बोलते हैं येलो का वाई आ गया। नारंगी का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का ओ आ गया। और लाल का मतलब रेड, और रेड का आर आ गया। ये ना हमारे पास में। ठीक है। तो ये था हमारे पास में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ बातें और देखनी है हमें, मामूली बहुत कुछ बातें और देखनी है हमें। उसके बाद में हम आगे के बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे कि भाई क्या हो सकेगा और किस रूप में हो सकेगा। ये देखना, आपने ये बोला है प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण था, इसके बारे में अगर अपन देखें क्या हुआ, इसमें हमने क्या बोला? पहले तो आपने सूर्य से आने वाले सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? श्वेत प्रकाश था। और इसमें हमने क्या बोला कि सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है। और यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। और वो 7 रंग कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं 7 रंग। आप गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग हो गए। समझे आप मेरी बात को? तो यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है, जो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है। और जब यह श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ जैसे प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपने संघट्ट 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। यह अपने संघट्ट 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। और यह परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म से प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ण विक्षेपण है, इसमें प्राप्त होने वाला जो वर्ण क्रम होगा, वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होने वाला जो वर्ण क्रम होगा, वो वर्ण क्रम क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है ना। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण से प्राप्त वर्ण क्रम को, रंगों के क्रम को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब यही स्पेक्ट्रम प्रिज्म से आप प्राप्त करोगे तो प्रिज्म से प्राप्त होने वाले इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है ना। मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब तो क्या हो गया? परिक्षेपण से प्राप्त वर्ण क्रम। ठीक है ना। परिक्षेपण से प्राप्त वर्ण क्रम। ठीक है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, है ना। वर्ण क्रम, रंगों का क्रम, है ना। ये हो गया। और यही स्पेक्ट्रम किससे हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रिज्म से प्राप्त हो जाएगा तो इसे हम क्या बोल देंगे? दृश्य स्पेक्ट्रम बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में दृश्य स्पेक्ट्रम क्या हो गया? प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम है। ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार होता है या विबग्योर के अनुसार होता है। ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को? अब इसमें यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आ रहा है बैंगनी रंग और सबसे लास्ट में आ रहा है लाल रंग। ठीक है ना।
सबसे पहले बैंगनी रंग आ रहा है, इसका मतलब बैंगनी रंग जो होता है ना, इसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन का घटता क्रम है। विचलन का मतलब कौन से रंग की जो किरण है वो ज्यादा मुड़ेगी, है ना, कौन से रंग की जो किरण है वो ज्यादा मुड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सबसे ज्यादा कौन सी रंग मुड़ती है, कौन सी किरण मुड़ती है? बैंगनी रंग की किरण मुड़ती है। और सबसे कम कौन से रंग की किरण मुड़ती है? लाल रंग की किरण मुड़ती है। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुड़े हुए रंग की किरण ये वाली है, नीचे वाली है ना, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास में? बैंगनी रंग, यानी विबग्योर हो गया, वॉयलेट कलर हो गया। समझे आप मेरी बात को, है ना? ये जो किरण है सबसे ज्यादा मुड़ी है, इसका मतलब ये कौन सा कलर हो गया? वॉयलेट कलर हो गया। इसके बाद में सबसे कम कौन सी मुड़नी चाहिए? लाल, लाल यानी कि रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में रेड कलर, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण में बैंगनी रंग की जो किरण होती है वो उसमें विचलन न्यूनतम होता है और लाल रंग की किरण में विचलन अधिकतम होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बैंगनी रंग की किरण में विचलन न्यूनतम, नहीं, विचलन अधिकतम व लाल रंग की किरण में विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है। मतलब विचलन का घटता क्रम हो गया। बैंगनी रंग वाला जो है ना, इसमें विचलन आपने बोला है अधिकतम है, ठीक है। और बैंगनी रंग से आप चले गए लाल रंग की तरफ है, तो इसमें विचलन आपने बोल दिया न्यूनतम हो गया, ठीक है ना। मतलब ये विचलन का घटता क्रम हो गया, ठीक है, अवरोही क्रम हो गया। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो अब ये एक चीज हो गई। इसके बाद में विचलन को देखने के बाद में आपको देखनी थी तरंगदैर्ध्य, और तरंगदैर्ध्य जो होती है वो विचलन की एकदम उल्टी होती है। तरंगदैर्ध्य जो होती है वो विचलन की एकदम उल्टी होती है, एकदम विपरीत है, ठीक है ना। अब चूंकि बैंगनी रंग का विचलन जो है वो सबसे ज्यादा था ना, अधिकतम विचलन है बैंगनी रंग का, इसका मतलब ये है कि बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होगी वो न्यूनतम हो जाएगी। समझे आप मेरी बात को? बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो न्यूनतम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, ठीक है। और ऐसे ही लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो अधिकतम हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो अधिकतम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने ये बोला था सबसे पहले विचलन के बारे में, हमने ये बोला कि चित्र से स्पष्ट है कि बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम व लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। इस कारण से बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो न्यूनतम हो जाएगी और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम हो जाएगी। समझे आप मेरी बात? इसके आगे अगर अपन चलें और, है ना, तो आपने दो चीजें देखी है अभी तक आपने दो चीजें देखी है। एक तो विचलन की जो किरण है वो सबसे कितनी मुड़ती है, कौन सी किरण ज्यादा मुड़ती है और कौन सी कम मुड़ती है, ठीक है। एक आपने देखी है तरंगदैर्ध्य, और तरंगदैर्ध्य के अलावा अगर अपन देखें तो एक होती है प्रकाश की चाल, ठीक है, एक होती है प्रकाश की चाल। तो इस चाल के बारे में अगर अपन देखें तो देखिए, चाल के बारे में जब आप देखोगे तो ये जो चाल होती है ये भी विचलन की उल्टी होती है। जो चाल होगी ये भी विचलन की ही उल्टी होगी, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? अब चूंकि बैंगनी रंग जो है इसका जो विचलन है वो अधिकतम है ना। अब चूंकि बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम है तो विचलन की एकदम उल्टी क्या होती है? चाल। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंगनी रंग की जो चाल है वो न्यूनतम होगी। किसी भी माध्यम में बैंगनी रंग की जो चाल होती है ना, प्रकाश के बैंगनी रंग की जो चाल होती है किसी माध्यम में, वो न्यूनतम होती है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? तो चाल न्यूनतम हो जाएगी बैंगनी रंग की। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो लाल रंग की जो चाल है वो अधिकतम हो जाएगी। समझे आप मेरी बात को, ठीक है। तो अभी आपने तीन चीजें देखी हैं, इसके अंदर तीन राशियों के बारे में पढ़ा था कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण होता है इसमें बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम व लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है। तथा इसके विपरीत आधार पर अगर आप देखो, इसका उल्टा करके अगर आप देखो तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम व लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। विचलन की एकदम उल्टी हो गई। और इसका अगर आप विपरीत करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंगनी रंग की जो चाल होती है वो विचलन का उल्टा होता है, चाल भी विचलन की उल्टी होती है। क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम था इसलिए बैंगनी रंग की किसी माध्यम में जो चाल है वो न्यूनतम होगी, और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होने के कारण से इसकी चाल किसी माध्यम में अधिकतम होती है, ठीक है। ये था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब इस वर्ण विक्षेपण को हम आगे कुछ भागों में विभाजित करते हैं, उसके बाद में हम आगे कुछ बिंदुओं पर और चर्चा भी करेंगे क्या होता है और किस प्रकार से होता है। पहले तो हमें देखना है वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है ना। ये तो वर्ण विक्षेपण था, है ना। इस वर्ण विक्षेपण का जो कारण है उसके बारे में और चर्चा करें हम लोग कि भाई ये वास्तव में वर्ण विक्षेपण क्यों हुआ। तो ये वर्ण विक्षेपण देखो, आपने जो पीछे बातें बोली है वही है। हमने यहाँ पे बोला है कि अलग अलग रंगों की जो चाल है वो अलग अलग है किसी माध्यम के अंदर। अब आपने बोला बैंगनी रंग की जो चाल है वो विचलन की उल्टी थी। अब चूंकि बैंगनी रंग में विचलन अधिकतम हुआ है इसका मतलब बैंगनी रंग की किसी माध्यम में चाल न्यूनतम होगी, ठीक है। बैंगनी रंग की किसी माध्यम में चाल होती है न्यूनतम और लाल रंग की किसी माध्यम में चाल होती है अधिकतम, ठीक है। तो इसकी चाल तो न्यूनतम है और इसकी चाल है अधिकतम, मतलब ये चाल का बढ़ता क्रम है। बैंगनी रंग से ज्यादा चाल किसकी होगी? जामुनी की। जामुनी से ज्यादा होगी नीले की, नीले से ज्यादा होगी हरे की, हरे से ज्यादा होगी पीले की, पीले से ज्यादा होगी नारंगी की, और नारंगी से ज्यादा होगी लाल की। समझे आप मेरी बात को?
मतलब इन सातों रंगों के लिए अगर आप चर्चा करें, इन सातों रंगों के लिए अगर आप चर्चा करेंगे तो हमारे पास में आप ये बोल सकते हैं जो चाल है अलग अलग रंगों की अलग अलग होती है किसी माध्यम में, और वास्तव में चाल अलग अलग होने के कारण से ही इसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है या प्रकाश का परिक्षेपण होता है। कैसे भाई? सीधी सी बात है, जैसे आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारोगे, तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारोगे तो उस श्वेत प्रकाश का मतलब है 7 रंगों की चाल का, 7 रंगों का मिश्रण, ठीक है ना। जब आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारोगे तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। उन सातों रंगों की प्रिज्म में जो चाल है वो अलग अलग होगी। प्रिज्म में चाल अलग अलग होगी तो किसी की चाल ज्यादा है, किसी की चाल कम है, कोई आगे चला गया और कोई पीछे रह गया। इस कारण से सभी रंगों का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपको वो अलग अलग प्राप्त होता है ना, एक जगह प्राप्त नहीं होता, अलग अलग प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब अलग अलग प्राप्त होता है तभी आपको वर्ण विक्षेपण प्रतीत होता है। समझे आप मेरी बात को? या प्रक्षेपण प्रतीत होता है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो इसका कारण है वो आप क्या बोल सकते हो कि प्रकाश के विभिन्न रंगों की चाल किसी माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। किसी माध्यम में प्रकाश के विभिन्न रंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है, किसी माध्यम में प्रकाश के विभिन्न रंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है, जिससे अलग अलग रंगों के प्रतिबिंब अलग अलग प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इस कारण से प्रकाश का परिक्षेपण होता है। मतलब परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? विभिन्न रंगों की चाल के अंतर के कारण से, ठीक है ना। अलग अलग रंगों की किसी माध्यम में चाल का अंतर जो होता है ना, वे किसी की ज्यादा है किसी की कम है, इस कारण से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें हम लिख क्या सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं किसी माध्यम में प्रकाश के विभिन्न रंगों की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण से इनके प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं और इस कारण से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है या फिर प्रकाश का परिक्षेपण होता है। मतलब प्रकाश की जो अलग अलग रंगों की चाल है ना, उनकी असमानता के कारण से वर्ण विक्षेपण होता है। अगर सभी रंगों की चाल समान होती, अगर सभी रंगों की चाल समान होती तो इस कारण से आप ये बोल सकते थे कि फिर वर्ण विक्षेपण नहीं होता, फिर सारा का सब, क्योंकि सारे रंगों का प्रतिबिंब एक ही जगह प्राप्त होता, और अगर प्रतिबिंब एक ही जगह प्राप्त हो जाता तो फिर ये नहीं होता, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को? और अब इसके बाद में अगर आप देखें तो आपने देखो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण देख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। जो श्वेत प्रकाश का आपने परिक्षेपण देखा है, इसमें हमने कुछ बातें ये बोली थी। इसमें हमने बोला था कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ये श्वेत प्रकाश कहलाता है, जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है। और जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपने संघट्ट 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है, और यह परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाती है, ठीक है। और परिक्षेपण से प्राप्त होने वाला जो वर्ण क्रम होता है ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। और प्रिज्म से प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये जो स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम जो आप बोल रहे हो, ये बेंजानी हैप्पीनाला के अनुसार होता है। ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है ये बेंजानी हैप्पीनाला के अनुसार होता है, यानी विबग्योर के अनुसार होता है। और इसमें हमने ये बोला था कि जो बैंगनी रंग है सबसे पहले जो आ रहा था, इसका विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है ना। और ये हमें चित्र से पता भी चल रहा है कि बैंगनी रंग वाली किरण सबसे ज्यादा मुड़ रही है और लाल रंग वाली किरण सबसे कम मुड़ रही है, ठीक है। उसके बाद में आप आगे देखिए, आगे अगर अपन देखें तो आपने बोला था कि विचलन का उल्टा क्या होती है? तरंगदैर्ध्य। तो चूंकि बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम है, इसलिए बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो न्यूनतम होती है, और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होने के कारण से इसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? और इसके बाद में आती है प्रकाश की चाल, ठीक है। तो जो चाल होती है उसके बारे में आपने बोला कि जो चाल है किसी रंग के माध्यम में वो भी इसके विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विचलन की उल्टी होती है। तो सीधी सी बात है, बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम है, इसलिए इसका उल्टा करो तो इसकी चाल जो है किसी माध्यम में वो न्यूनतम हो जाएगी। बैंगनी रंग की किसी माध्यम में चाल न्यूनतम व लाल रंग की किसी माध्यम में चाल अधिकतम होती है। समझ गए आप मेरी बात को? ये था हमारे पास में विवरण इसका। अब इसको आगे अगर अपन देखें, देखिए क्या होगा और किस रूप में होगा। ये था हमारे पास में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो आपको प्राप्त हुआ था वो, ठीक है। आगे हम कुछ बिंदुओं पे और चर्चा करते हैं इसी में, कैसे होगा और किस रूपरेखा के अनुदिश होगा, उन बिंदुओं पे हम विचार करें। देखो, एक तो न्यूटन ने एक प्रयोग किया था, है ना। न्यूटन की तो आदत थी ना हर चीज के अंदर प्रयोग करने की, हर चीज के अंदर उसने बेचारे ने प्रयोग किया था। नहीं समझे आप मेरी बात को? है ना भाई, न्यूटन पे सेब गिरा था तो उसने प्रयोग किया और उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी, ठीक है। सपोज करो सेब की जगह कोई चट्टान आके गिर जाती तो फिर गुरुत्वाकर्षण की खोज कोई दूसरा ही करता, है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आपने प्रिज्म के बारे में देख लिया था, है ना, और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देख लिया, और साथ में प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण के बारे में भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब इसके बारे में जब आपने देखा है तो आगे कुछ बिंदुओं पे और चर्चा करते हैं हम लोग
जैसे देखो आपने अभी तक जो पढ़ा है ना उसके आधार पर अपन देखें, न्यूटन ने बोला है कि 7 रंगों का जो प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, उसको आप किसी प्रिज्म पर आपतित कर रहे हो। मतलब श्वेत प्रकाश को या 7 रंगों के प्रकाश को प्रिज्म पे आपतित करोगे तो सातों रंग अलग अलग हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सातों रंगों का जो अलग अलग सातों रंगों का जो प्रकाश होता है ना, उसको हम किसी दूसरे प्रिज्म पर आपतित कर दें तो वापस से एक प्रकाश मिलना चाहिए, श्वेत प्रकाश मिलना चाहिए ना। भाई श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे आपतित किया तो 7 रंगों का प्रकाश मिल गया, सप्तवर्णी प्रकाश प्राप्त हो गया ना। और जब यही सप्तवर्णी प्रकाश जो है किसी दूसरे प्रिज्म पर आपतित हो तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त होना चाहिए। और ये वास्तव में है भी सही है, ठीक है ना, ऐसा होता भी है। देखो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में है एक प्रिज्म, देखना है ना, ये हमारे पास में है प्रिज्म, और इस प्रिज्म पे हमने बोला था कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो इस पे आपतित हो रही है, और ये जो प्रकाश की किरण ये कैसी है, श्वेत प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश है, ठीक है। और इस श्वेत प्रकाश का क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, है ना। अब इसका हो गया हमारे पास में यहाँ से वर्ण विक्षेपण, यानी ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। और ठीक है, ये था हमारे पास में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे हुआ था। अब हमने क्या कर दिया कि इसके सामने है ना, हमने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया, हमने इसके सामने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसके सामने जब आप एक दूसरा प्रिज्म रख देते हैं, उल्टा करके रखा है आपने प्रिज्म, ठीक है, जब आप इसके सामने एक दूसरा प्रिज्म रख देंगे तो देखो इसके सामने हमने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया और ये हमें सप्तवर्णी प्रकाश प्राप्त हो रहा है, 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 7 रंगों का प्रकाश है ना। इसमें सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग में और सबसे कम विचलन लाल रंग में हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में अपवर्तन हो जाएगा, है ना, और अंत में हमें बाहर कौन सा प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। मतलब निर्गत के रूप में हमें कौन सा प्रकाश मिलता है, यहाँ पे श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्रयोग किया था न्यूटन ने, और इसे न्यूटन का क्लासिक एक्सपेरिमेंट या न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग है, ठीक है ना, न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग, ठीक है। और सीधी सी बात है, हमारे मन में बनना भी चाहिए था, है ना, न्यूटन ने जो ये काम किया था इसका जो विचरण था वो हमारे दिमाग में आना भी चाहिए था। मैं सीधी सी बात, हमने बोला श्वेत प्रकाश को हमने किसी प्रिज्म पर आपतित किया, और श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित करने पर ये 7 रंगों के प्रकाश में विपाटित हो जाता है, टूट जाता है ना, हमने बोला था ना। तो इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए, इसका ऐसा उल्टा भी तो मान्य होना चाहिए कि भाई जब आप इस सप्तवर्णी प्रकाश को किसी दूसरे प्रिज्म पर आपतित करोगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था, वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त होना चाहिए था, और ये प्राप्त हो भी रहा है, ठीक है ना। इसे हम न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग कहते हैं, समझे आप मेरी बात को, ये न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग है, न्यूटन ने किया था ये प्रयोग, ठीक है। ये इसका विवरण आपने देख लिया। अब आगे कुछ ऐसे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो आपकी किताब में नहीं है ना, जो आपकी किताब में नहीं दे रखे हैं चूंकि, लेकिन हमारे काम में आते हैं आगे, ठीक है ना। हमारे इस चैप्टर में भी 1-2 जगह पे काम में आएंगे, इसलिए पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या होगा और किस प्रकार से होगा, ठीक है। हमारा अब जो टॉपिक है नया, वो है हमारे पास में वर्ण विपथन दोष। वर्ण विपथन दोष, वर्ण विपथन दोष क्या होता है इसके बारे में अपन देखें। देखो आपने अभी क्या बोला था, वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण पढ़ा था ना हमने। और उस परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण में हमने ये बोला था कि श्वेत प्रकाश आप किसी प्रिज्म पे आपतित करोगे तो आपको 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि अलग अलग रंगों की चाल किसी माध्यम में अलग अलग होती है, इस कारण से ही तो हुआ था। तो अब यहाँ पे भी आप देखो, जब यही श्वेत प्रकाश जो है ये किसी लेंस पर आपतित हो जाएगा तो भी तो वर्ण विक्षेपण होना चाहिए ना, सीधी सी बात है, प्रिज्म से ही थोड़ी होगा कोई। तो जब ये श्वेत प्रकाश किसी लेंस पर आपतित होता है तो हमें वर्ण विक्षेपण प्राप्त हो जाता है, मतलब अलग अलग रंगों का जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। मतलब किसी लेंस के द्वारा किसी चमकीली और रंगीन वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अस्पष्ट बनता है, धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को, है ना।
इस कारण से इस दोष को हम क्या बोलते हैं, लेंसों के इस दोष को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विपथन दोष कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विपथन दोष कहते हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो इसमें आपने बोला था कि साधारणतया किसी लेंस से श्वेत वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रंगीन व अस्पष्ट प्राप्त होता है, और लेंसों का यह दोष क्या कहलाता है, वर्ण विपथन दोष कहलाता है। श्वेत वस्तु का, क्योंकि श्वेत वस्तु या श्वेत प्रकाश जो कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है, तब उसका आप किसी लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे, उनके अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। इस कारण से उस श्वेत वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपको कैसा प्राप्त होगा, रंगीन प्राप्त होगा, और आपको रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त होने के कारण से वो अस्पष्ट दिखाई देगी वस्तु। ठीक है ना, और इस दोष को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विपथन दोष कहते हैं। ये क्यों होता है? देखो, आपने पीछे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें आपने बोला था 1/f बराबर क्या होता है हमारे पास में, n-1 या n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। समझे आप मेरी बात? यही था ना? अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप देखिए n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, होती है ना? समझे आप मेरी बात को? अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। अलग अलग रंगों के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग रंगों के लिए लेंस की फोकस दूरी भी अलग अलग होगी, और फोकस दूरी अलग अलग होगी, इसका मतलब ये हो गया कि उनका प्रतिबिंब अलग अलग बिंदुओं पे प्राप्त होगा, है ना? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? इस कारण से वर्ण विपथन दोष होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि किसी लेंस की फोकस दूरी पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है ना, उस प्रकाश की किरण के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, सीधी सी बात है, तो लेंस की फोकस दूरी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, इस कारण से वर्ण विपथन दोष होता है। ठीक है, तो वर्ण विपथन दोष के बारे में हमने क्या बोला है, वर्ण विपथन दोष के बारे में हमने बोला है कि किसी श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब किसी लेंस के द्वारा किसी श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब किसी लेंस के द्वारा किसी श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट प्राप्त होता है, और यह परिघटना यह जो दोष होता है लेंसों का, यह वर्ण विपथन दोष कहलाता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि किसी लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और भिन्न भिन्न प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण से विभिन्न रंगों के लिए लेंस की जो फोकस दूरी है वो भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसलिए उनका अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखना कि ये जो लेंस है ना, ये जो दोष है केवल और केवल लेंस में ही होता है। ये दोष केवल लेंस में होता है, दर्पण में ये दोष नहीं पाया जाता। ठीक है ना, दर्पण में ये जो दोष है ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? दर्पणों में एक दोष और पाया जाता है जो होता है गोलीय विपथन दोष, वो दर्पणों में पाया जाता है। ठीक है, एक दोष और होता है वो गोलीय विपथन दोष। ठीक है, गोलीय विपथन दोष। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये जो गोलीय विपथन दोष है ना, ये लेंसों में तो अधिक होता है। ठीक है, लेकिन दर्पण में ये भी होता तो है लेकिन कम होता है। समझे आप मेरी बात को? ना के बराबर होता है, मतलब। ठीक है ना, तो ये है वर्ण विपथन दोष के बारे में आपने देख लिया। अब ये जो वर्ण विपथन दोष होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो वर्ण विपथन दोष आपने पढ़ा है, वर्ण विपथन दोष वास्तव में होगा किस कारण से? वास्तव में ये जो वर्ण विपथन दोष है ये वास्तव में चाल में, ये क्या बोलते हो, अलग अलग रंगों के अपवर्तनांक के निर्भरता के कारण से होता है। वर्ण विपथन दोष 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अक्षीय वर्ण विपथन दोष, इस अक्षीय को हम लोग अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन दोष भी कहते हैं। ठीक है ना, अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन दोष। और दूसरा होता है हमारे पास में पार्श्वीय वर्ण विपथन दोष। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, पार्श्वीय वर्ण विपथन दोष। ठीक है, अब इस वर्ण विपथन दोष को अगर आपको दूर करना है तो इसको दूर करने के लिए कि अकेला लेंस काम में नहीं आएगा। एक अकेला जो लेंस है वो इसे दूर नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अकेला लेंस इसे दूर नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लेंसों के एक युग्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लेंसों के एक युग्म का प्रयोग करते हैं, और ये जो युग्म होता है ना, इन लेंसों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक रंग का जो प्रतिबिंब होता है वो एक ही बिंदु पर प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि वर्ण विपथन दोष को दूर करने के लिए 2 या 2 से अधिक लेंसों के एक युग्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लेंसों के एक युग्म को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी रंगों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर प्राप्त हो। ठीक है, सभी रंगों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर प्राप्त हो, और ये जो लेंसों का युग्म होता है ये अवर्णक लेंस युग्म कहलाता है। ठीक है ना, ये लेंसों का जो युग्म है ये अवर्णक लेंस युग्म कहलाता है। ठीक है,
ये जो लेंसों का युग्म है ये अवर्णक लेंस युग्म कहलाता है, ठीक है। और अवर्णक लेंस युग्म में इस युग्म की ये जो विशेषता होती है, ये जो इसका गुण था जिससे इसने इस वर्ण विपथन दोष को दूर कर दिया, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? अवर्णकता कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अवर्णकता कहते हैं, ठीक है ना। अक्रोमेटिक लेंस पेयर ऑफ अक्रोमेटिक पेयर्स, और दूसरा होता है अक्रोमेटिज्म, ठीक है, इंग्लिश में नाम थे। तो हमने ये बोला है कि वर्ण विपथन दोष में हमने ये बोला कि किसी लेंस से किसी श्वेत वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रंगीन व अस्पष्ट प्राप्त होता है, और लेंसों का ये जो दोष होता है ये वर्ण विपथन दोष कहलाता है, ठीक है। और इस दोष का मुख्य कारण यह है कि भिन्न भिन्न रंगों की मतलब किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ठीक है। ये इसका कारण है, क्योंकि विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण से लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से वर्ण विपथन दोष होता है। वर्ण विपथन दोष दो प्रकार का होगा, एक तो अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन दोष, और दूसरा होता है पार्श्वीय वर्ण विपथन दोष। और इस वर्ण विपथन दोष को दूर करने के लिए हम लोग दो या दो से अधिक लेंसों के एक युग्म को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, दो या दो से अधिक लेंसों के एक युग्म को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ये जो इससे प्रत्येक रंग का जो प्रतिबिंब है वो एक ही बिंदु पर प्राप्त हो जाए, ठीक है। इससे प्रत्येक रंग का जो प्रतिबिंब है वो एक ही बिंदु पर प्राप्त हो जाए। और इस युग्म को हम क्या बोलते हैं? लेंसों के इस युग्म को अवर्णक लेंस युग्म कहते हैं, और इनके इस गुण को हम क्या कहते हैं? अवर्णकता कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? ये था वर्ण विपथन दोष, ठीक है। अब इसके आधार पर अभी काम की बात और देख लेना, और उसके बाद में आगे के जो बिंदु है उनकी हम चर्चा फिर अगले वीडियो में कर लेंगे। पहले हमें अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो दोष होता है केवल और केवल लेंस में पाया जाता है, दर्पणों में ये दोष नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कुछ गुणों के बारे में हम देखते हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे मैंने आपको वर्ण विक्षेपण के अंदर बता दिया था। अब यहाँ पे कुछ बातें और बताता हूँ, देखना। जैसे दो रंगों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, बाकियों का तो बीच में रहेगा, है ना। दो रंगों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो जैसे हमने ले लिया बैंगनी रंग, ठीक है, एक हमने ले लिया लाल रंग, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमने गुण क्या देखा है? विचलन, ठीक है ना। सबसे पहला हमने गुण क्या देखा था? विचलन। और हमने ये बोला था कि जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग की किरण के लिए अधिकतम होता है, ठीक है, और लाल रंग की किरण में जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है। और आपने बोला है कि विचलन के लिए जस्ट उल्टी क्या है हमारे पास में? तरंगदैर्ध्य, है ना। विचलन की जस्ट उल्टी क्या है हमारे पास में? तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य अगर हम देखें तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम है तो इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम हो गई, और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है इसलिए इसका नहीं, लाल रंग का विचलन न्यूनतम है इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम हो गई ना। अब इस तरंगदैर्ध्य की एकदम उल्टी क्या होती है? आवर्ती। तरंगदैर्ध्य की विपरीत क्या होती है हमारे पास में? आवर्ती। तो अब चूंकि बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है इसलिए इसकी आवर्ती अधिकतम होगी, और लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम है इसलिए इसकी आवर्ती न्यूनतम हो जाएगी ना। अब यहाँ पे हम देखें प्रकीर्णन, आगे आएगा ये टॉपिक, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, अभी हमने प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता रहा हूँ केवल शॉर्ट फॉर्मेट, ताकि आपको ध्यान रह जाए, ठीक है। प्रकीर्णन के बारे में देखें तो देखो प्रकीर्णन जो होता है वो भी तरंगदैर्ध्य के उल्टा होता है, ठीक है ना। प्रकीर्णन जो तरंगदैर्ध्य के उल्टा होता है। अब चूंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो अधिकतम है इसलिए इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप हम केवल दो रंगों के लिए देख रहे हैं, बैंगनी और लाल के लिए, बाकी रंगों के लिए इनके बीच में चलेगा। जैसे आपने ये रंगों का क्रम बोला था ना, बेंजानी हैप्पी नाला, बेंजानी हैप्पी नाला ये बोला था ना हमने, तो यहाँ पे बैंगनी रंग के लिए विचलन आपने अधिकतम बोला, लाल रंग के लिए न्यूनतम बोला, तो विचलन का घटता क्रम है ये बैंगनी से कम होगा जामुनी का, जामुनी से कम नीले का, नीले से कम हरे का, हरे से कम पीले का, पीले से कम नारंगी का, और सबसे कम लाल का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, इसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम और इसकी अधिकतम, आवर्ती उल्टी थी, आवर्ती इसकी अधिकतम और इसकी न्यूनतम, ऐसे ही विचलन इसका अधिकतम, प्रकीर्णन इसका अधिकतम और इसका न्यूनतम है। तरंगदैर्ध्य का उल्टा होता है विचलन, प्रकीर्णन, सॉरी, तरंगदैर्ध्य का उल्टा होगा प्रकीर्णन। अब आगे अगर अपन देखें तो प्रकीर्णन के बाद में हम देखें जैसे प्रकाश की चाल के बारे में, है ना। और चाल आपने क्या बोली थी? प्रकाश की जो चाल होती है वो विचलन की उल्टी होती है, ठीक है। तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम है, इसका मतलब किसी माध्यम में बैंगनी रंग की जो चाल है वो न्यूनतम होगी, और लाल रंग के का विचलन न्यूनतम होने के कारण से किसी माध्यम में लाल रंग की जो चाल है वो अधिकतम होगी, ठीक है। अब चाल के बाद में आप देखिए, जैसे चाल के बाद में अब अगर हम देखें अंतिम तो अपवर्तनांक, ठीक है, ये हमने क्या देख लिया? अपवर्तनांक, ठीक है। इस अपवर्तनांक पे आप चर्चा कीजिए। तो अपवर्तनांक के बारे में आप देखो, n बराबर हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ था? C/V,
ये नियत है, T यानी निर्वात प्रकाश की चाल नियत होती है। तो ये जो अपवर्तनांक है ये चाल के व्युत्क्रमानुपाती है ना, है ना। अब चूंकि अपवर्तनांक चाल के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि चाल ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक, चाल ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, देखो आप चाल जो है बैंगनी रंग की न्यूनतम होती है, इसलिए इसका जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है, और लाल रंग की जो चाल है वो अधिकतम होने के कारण से इसका जो अपवर्तनांक है वो न्यूनतम होता है, ठीक है, समझे आप मेरी बात। तो हमने यहाँ पे बोला है कि अपवर्तनांक जो है वो बैंगनी रंग का अधिकतम होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। यही हमने बोला भी था, अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है ना। और अपवर्तनांक की भिन्नता के कारण से ही हमने ये बोला था कि फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अगर अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है इसलिए फोकस दूरी किसी लेंस की जो है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इस कारण से वर्णविपथन दोष हुआ था, और ये केवल और केवल लेंसों में पाया जाता है, दर्पणों में नहीं पाया जाता। ये जो बातें आपने देखी हैं ये बातें काम की हैं और आगे हमारे टॉपिक्स के अंदर ये काम में आएंगी, तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। और ये जो एक टेबल है ये शायद हो सकता है आपके नोट्स में थोड़ी आगे दी जाए, जो प्रकीर्णन वाला टॉपिक है उसके साथ में हो सकती है, शायद ये हो सकता है, शायद या साथ में आपको इस टॉपिक के साथ में भी दी गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है प्रकीर्णन वाले टॉपिक के साथ में इस टॉपिक, लेकिन है जरूर ये जो टेबल है आपके नोट्स में है जरूर। 6 गुण हो गए, देखो, एक तो ये, एक विचलन, दूसरा तंगदैर्ध्य, तीसरा आवर्ती, चौथा प्रकीर्णन, पांचवा चाल और छठा अपवर्तनांक। ये किताब में नहीं है आपके में, नोट्स में जरूर है लेकिन। तो इसके आगे की जो चर्चाएं हैं, बिंदु की जो चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।